जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में महा मैराथन क्लास चलेगा, जिसमें साथियों हम लोग 75 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। और साथियों अभी तक आप लोगों को एग्ज़ाम डेट के बारे में पता चल ही गया होगा, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम है जो 24 सितंबर को होने वाला था ये अब कैंसिल कर दिया गया है। और साथियों अब जो आपका एग्ज़ाम होगा ये 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को दो पालियों में एग्ज़ाम होगा। और साथियों प्रथम पाली और जो द्वितीय पाली है इसमें भी कुछ चेंज किया गया है। देखिए आपको सेंटर पर 8 बजे तक पहुंच जाना है, फिर उसके बाद 8 बजे से आपका एंट्री स्टार्ट होगा और 9 बजे तक एंट्री मिलेगा। फिर जो आपका एग्ज़ाम है ये 10 बजे से स्टार्ट होगा, यानी कि अंदर हॉल में आपको 1 घंटा के लिए बैठाया जाएगा। उसी प्रकार द्वितीय पाली भी आपको सेंटर पर 1 बजे तक पहुंच जाना है। 1 बजे से आपका एंट्री स्टार्ट होगा, 2 बजे तक एंट्री मिलेगा, उसके बाद 3 बजे से आपका एग्ज़ाम शुरू होगा। यानी कि दोनों पालियों में आपको 1-1 घंटा अंदर में बैठाया जाएगा। अब साथियों एडमिट कार्ड की बात करें तो किस दिन आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, तो देखिए आपका एग्ज़ाम है 1 अक्टूबर से, तो आपका जो एडमिट कार्ड है ये 15 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक में निश्चित रूप से आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो साथियों अब एग्ज़ाम के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा दिनों का समय नहीं बचा हुआ है, इसलिए अभी जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न का प्रैक्टिस कीजिए और डेली क्लास को अटेंड कीजिए। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों सेशन का पहला प्रश्न है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए। आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है। तो साथियों अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है ईपीग्राफी। याद रखिएगा ईपीग्राफी के अंतर्गत अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है। देखिए डी ऑप्शन में है सिस्मोग्राफी, तो याद रखिएगा भूकंप के अध्ययन को सिस्मोग्राफी कहा जाता है। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी, तो इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था। आपको ध्यान रखना है सभा और समिति कौन थे, तो राजा को सलाह देने वाली संस्था, और इसके अध्यक्ष को कहा जाता था ईशान। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सिकंदर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला ऑप्शन में है सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था, बिल्कुल सही है। उसके पिता का नाम फिलिप था, ये भी सही है। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना था, इसकी हत्या 329 ईस्वी में कर दिया गया था, बिल्कुल सही है। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था, ये भी सही है। सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था, ये भी सही है। यानी कि यहाँ पर पांचों आंसर क्या है, सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, उपरोक्त में सभी कथन सत्य है। आगे देखिए घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा किसने प्रारंभ किया था, तो साथियों इसको प्रारंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अलाउद्दीन खिलजी ने ही बाजार नियंत्रण प्रणाली को भी आरंभ किया था। इब्राहिम लोदी को याद रखना है, लोदी वंश का आखिरी शासक था और ये पराजित हुआ था 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा। आगे देखिए फिरोज शाह से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। फिरोज शाह ने फतुहात-ए फिरोज शाही की रचना की थी, बिल्कुल सही है। जियाउद्दीन बर्नी व शम्स-ए-सिराज अफीक को अपना संरक्षण प्रदान किया था, ये भी सही है। फिरोज शाह ने तांबे व सोने से निर्मित सिक्के चलवाए, ये भी सही है। इसकी मृत्यु 1338 में हो गया था, ये गलत है। इसकी मृत्यु जो है 1338 में नहीं 1388 में होती है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए निम्नलिखित में किस सूफी संत ने दिल्ली में 7 शासकों को कार्यकाल देखा।
यानी कि कौन सा सूफी संत है जिन्होंने दिल्ली में 7 शासकों का कार्यकाल देखा था? तो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निजामुद्दीन औलिया। बक्सर की लड़ाई से संबंधित कथन निम्नलिखित दिए गए हैं, तो कौन कौन से कथन इसमें सत्य है? देखिए, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, बिल्कुल सही है। यह युद्ध अंग्रेज एवं मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ी गई, बिल्कुल सही है। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था, बिल्कुल सही है। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुआ, ये भी सही है। यानी कि इनमें से सभी कथन क्या है? सही है। देखिए, यहाँ पे बक्सर का युद्ध याद रखना, ये पूछा जाता है। और एक प्लासी का युद्ध जो कि 23 जून 1757 को हुआ था। किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हो गई थी? तो चलिए सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, चारों ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन की मृत्यु जो है चेचक से होती है। देखिए, डी ऑप्शन में है गुरु तेग बहादुर, ये सिखों के 9वें गुरु थे। जबकि बी ऑप्शन में गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म पूछा जाता है 1666 में हुआ था पाटलिपुत्र में, और गुरु हरगोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो सभी को ध्यान रखें। आगे देखिए, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? तो बंगाल का पूछे तो याद रखिएगा किसे नियुक्त किया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहम्मद रजा खां को। जबकि बिहार का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? तो याद रखिएगा राजा सिताब राय को। तो बंगाल और बिहार दोनों याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो सबसे पहले देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत क्या किया गया? तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। फिर बाद में बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कब बना? तो ये एक्ट कौन सा है? तो ये है चार्टर एक्ट 1833। और इस प्रकार से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद रखिएगा। और भारत के प्रथम वायसराय पूछे तो लॉर्ड कैनिंग। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, प्रथम कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अंतिम पूछा गया है तो लॉर्ड कैनिंग। देखिए, लॉर्ड कैनिंग ये अंतिम गवर्नर जनरल थे। और प्रथम कौन थे? वायसराय, दोनों थे, ध्यान रखेंगे। इसी के समय में 1857 की क्रांति होती है, और इसी के समय में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास होता है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को कहाँ पर हुआ था? तो बहुत ही सिंपल है, लखनऊ में हुआ था। और इसकी स्थापना की थी स्वामी सहजानंद ने। भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? तो साथियों, ये नारा दिया था आर्य समाज के द्वारा। और आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? तो ये क्रांति है फ्रांस की क्रांति, जो कि 1789 में होती है। रूसी क्रांति 1917 में। आप लोग कमेंट करके बताइए गौरपूर्ण क्रांति कब होती है? खूनी रविवार की घटना कब घटी थी? देखिए, खूनी रविवार की घटना रूस में घटी थी। और कब? तो 22 जनवरी 1905 को। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो साथियों, 8 भारतीय राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। राज्य के नाम है और यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी दिया गया है। तो इसमें सबसे सिंपल आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड का हो जाएगा नंदा देवी। यानी नंदा देवी जो चोटी है ये उत्तराखंड में है। तो यहाँ पे सी का 2, देखिए किस ऑप्शन में सी का 2 है? एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यानी कि हमारा आंसर जो हो जाएगा सी ही होगा। सभी को मिलाना जरूरी नहीं है। अब देखिए, जब हमारा आंसर सी हो गया तो सभी को देख लेते हैं एक बार। तो ए का 3 दिया हुआ है, तो यानी केरल का हो जाएगा आपका अनाईमुड़ी, बिल्कुल सही है। उसके बाद नागालैंड का क्या हो जाएगा? नागालैंड का हो जाएगा आपका
सारामती उत्तराखंड का, नंदा देवी तमिलनाडु, दोदा बेटा डी का 1, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 4 2 1। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, थारू जनजाति। खासी जनजाति के बारे में पूछा जाता है। ये मुख्य रूप से मेघालय में, मुंडा की बात करें बिहार झारखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? तो याद रखिएगा सही जवाब इसका क्या होगा, दिबांग, कामेंग, लोहित। ये सभी क्या है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो प्यारे साथियों, पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहा जाता है, जबकि नई कछारी मिट्टी को खादर कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है? तो ओंकारेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश में है और नर्मदा नदी पर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। उकाई परियोजना पूछा जाता है, याद रखिएगा ये ताप्ती नदी पर है। और किस राज्य में है आप लोग कमेंट करके बताइए। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों ये है उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। जबकि जूट में सबसे अग्रणी राज्य पूछे तो पश्चिम बंगाल है। निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? तो ये है बैलाडीला की खान, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। इंडियन ब्यूरो ऑफ साइंस का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो साथियों इसका मुख्यालय जो है ये अवस्थित है नागपुर में। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए अंशी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, ये कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भी कर्नाटक में है, ध्यान रखें। और देखिए साथियों, राष्ट्रीय उद्यान से आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आएगा, तो जितने भी राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित प्रश्न है आप याद कर लें। बाल पक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में, ये भी सही है। यहाँ पे देखिए चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, सही कर लेंगे, ये गुजरात में नहीं है, ये कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। बाकी ये सभी सही है। तो आंसर सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। दिन रात जिस कारण होते हैं वह क्या है? चलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर आप सभी स्टार मार्क कर लें। तो देखिए जिसके कारण दिन रात की घटना होती है वो है भू परिभ्रमण, और भू परिक्रमण के कारण क्या होता है, ऋतु में परिवर्तन। दोनों ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? तो देखिए हमने प्रैक्टिस सेट में आपको बहुत बार कोटोपैक्सी, एटना के बारे में बताया है और फ्यूजियामा के बारे में। तो कोटोपैक्सी, तो ये कोटोपैक्सी क्या है? तो कोटोपैक्सी देखिए इक्वाडोर में स्थित है और ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। एटना ज्वालामुखी ये इटली में है, ये भी क्या है, एक्टिव वॉल्केनो है। जबकि अकांकगुआ जो कि ए ऑप्शन में दिया है, ये शांत ज्वालामुखी है। और फ्यूजियामा ये जापान में है और ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो यहाँ पे एक्टिव वॉल्केनो पूछा गया है, तो आंसर 2 और 3 हो जाएगा। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए साथियों, विश्व की सबसे लंबी नदी आप सभी जानते हैं नील नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। और एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्सी नदी है। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति, जिसको मसौदा समिति और इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है, इसमें कितने अन्य सदस्य थे? तो यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि आंसर 7 बताएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति में तो 7 सदस्य थे ही, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को छोड़कर कितने अन्य थे? तो 6 थे। 7 आपको आंसर नहीं करना है, कुल पूछे तो आपको 7 बताना है। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस आर्टिकल में है? ये तो बहुत ही सिंपल है, ये है आर्टिकल
169 में। 168 में क्या है? तो विधानमंडल का प्रावधान है। पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? और देखिए साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें। और साथियों, जितने भी महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित प्रश्न बनते हैं उसे भी आप सभी एक बार ज़रूर पढ़ लें। और इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दिया गया है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये वीडियो आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं और ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 31 का आंसर हो जाएगा 21 वर्ष, याद रखिएगा। 18 वर्ष मतदान के लिए है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। निदेशक तत्व क्या है? तो निदेशक तत्व अवाद योग्य है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो सबसे पहले राष्ट्रपति पर महाभियोग या आर्टिकल 61 में है। और संसद के किस सदन द्वारा? तो किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। चलिए ऑप्शन भी देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है सी में, संसद के किसी भी सदन द्वारा। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी? तो इन चारों ऑप्शन में से लाल बहादुर शास्त्री, इनका मृत्यु जो है देश के बाहर में होता है, ताशकंद में, याद रखिएगा। और देश के 3 ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुआ था। कौन कौन? लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? तो बहुत ही सिंपल है, सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्वीकार चुना गया था? तो यहाँ पर 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विट्ठल भाई पटेल। अंडमान और निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो इसे भी हमने बहुत बार बताया है, याद रखिएगा, कोलकाता हाई कोर्ट। निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो ये संशोधन है 7वां और 31वां। जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे के वजन से क्या होता है? तो बिना जंग लगे हुए लोहे के वजन से कुछ अधिक होता है जंग लगा हुआ लोहा। और जंग लगना कैसा परिवर्तन है? तो भौतिक की रासायनिक, याद रखिएगा, रासायनिक परिवर्तन है। H2SO4 का एटोमिसिटी कितना होगा? तो बहुत ही सिंपल है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, सभी को ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 7। हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो साथियों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कितने नोबल गैस है। तो टोटल 7 नोबल गैस है, जिसमें से हीलियम को छोड़कर बाकी जितने भी नोबल गैस है सभी के बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि हीलियम के बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो केवल 2। ये एक अपवाद है। सोडा वाटर क्या है? तो साथियों, सोडा वाटर ये गैस द्रव में विलयन है। यहाँ पर ए ऑप्शन सही जवाब है। ठोस द्रव का विलयन का उदाहरण जेल हो जाएगा, और द्रव द्रव विलयन का उदाहरण हो जाएगा दूध यानी कि पायस, जिसको इमल्सन भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक बड़ी जी एक इकाई है? यानी बड़ी जी की एक इकाई क्या है? तो बड़ी जी का मान भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। 6.67 गुना 10 पर पावर -11, उसके बाद मात्रक हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। यहाँ पे लगा सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। निम्न में कौन तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पिलास। कोणीय वेग की विमा क्या होती है? तो ये mLT पर पावर -1 होता है। जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्तकाल क्या होता है? तो इसका आवर्तकाल अपरिवर्तित रहता है।
चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो ऊर्जा पूछा गया है तो एक्स किरण हो जाएगा, जिसका खोज किया था रोंटगन ने। एक हीटर जिसकी शक्ति 1250 वाट, जिसका विभव 115 वोल्ट, तो ज्ञात करें प्रतिरोध एवं हीटर में धारा का मान। आर और आई का मान निकालना है। तो देखिए, शक्ति और वोल्ट और आर में क्या संबंध होता है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा P बराबर V² बटे आर। तो यहाँ से आर का मान निकल जाएगा। तो देखिए आर बराबर क्या हो जाएगा? V² अपॉन P। तो देखिए V का मान कितना दिया गया है? 115। तो 115 का स्क्वायर कीजिए और 1250 से भाग दे दीजिए। तो इस प्रकार से आपका आर का मान निकल जाएगा। और आर का मान कितना निकलेगा? तो आर का मान आपका निकल जाएगा 10.6 ओम, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। अब आई का मान कैसे निकलेगा? तो देखिए आई और पी और भी में क्या संबंध होता है? तो इसके बीच भी एक संबंध होता है, P = I²R। आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ से I² का मान क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा I² बराबर P/R। तो P का मान देखिए कितना दिया हुआ है? 1250। और R का मान कितना निकला? तो R का मान 10.6 निकला है। और अंडर रूट लगा दीजिए स्क्वायर हटा के, तो यहाँ से I का मान आ जाएगा 10.9 एम्पियर। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। कार के हेड लैंपों में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो ये होता है परवलयिक अवतल दर्पण। और साइड मिरर में उत्तल दर्पण। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना पड़ता है, जो कि कांच से क्या है? तो कांच से जल है। पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया? तो ये 1986 में, जबकि 1981 में वायु संरक्षण अधिनियम। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो याद रखिएगा यूकेलिप्टस। 8 बीटों के समूह को क्या कहते हैं? तो साथियों इसे कहा जाता है बाइट। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? देखिए भले ही ब्लैक बॉक्स लिखा गया है, लेकिन इसका कलर जो होता है ये नारंगी होता है। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बहुत ही सिंपल है, ये किया था किसने? तो 56 का आंसर है डी, ह्यूगो डी व्रिज ने। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है कवक और पौधों के मध्य। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो हमने आपको बहुत बार बताया है। देखिए पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और पादप की जो कोशिका भित्ति होती है ये सेलुलोज की बनी होती है, जबकि कवक की कोशिका भित्ति ये काइटिन की बनी होती है। हमने आपको बहुत बार समझाया है। यहाँ पे भी मिलान करना है, एक तरफ अस्थियाँ हैं और उसके नाम दिया गया है। तो देखिए ब्रेस्ट बोन इसको क्या कहा जाता है? तो स्टर्नम, ए का 4 हो जाएगा। कॉलर बोन इसको बोला जाता है क्लेविकल। नी कैप इसको कहा जाता है पैटिला। तो ए का आपका हो जाएगा 4, बी का 1 और सी का 3, सी का 2 होगा। ठीक है, 4 1 2 देखते हैं किस ऑप्शन में है। देखिए सी ऑप्शन में 4 1 2, तीसरा आपका 3 ही होगा। तो आंसर सी याद रखिएगा। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? तो ये सही जवाब है वृहदांत्र। निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो बहुत ही सिंपल है, विटामिन D2 को। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर होगा फेफड़ा। यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। DPT का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता है? तो साथियों याद रखिएगा डिप्थीरिया,
काली खांसी, टिटेनस इन सभी में काम आता है लेकिन पोलियो में नहीं आता है। तो यहाँ पे 64 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो 64 का पोलियो इसमें काम नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? तो हमने आपको प्रैक्टिस सेट में बताया था समुद्री घोड़ा। आपको लग रहा होगा घोड़ा, लेकिन ये क्या है? मछली, एक प्रकार का। भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो गुरुत्वीय बांध पूछा गया है, ना कि ऊंचा। तो इसका आंसर आपका भाखड़ा बांध हो जाएगा, जो कि सतलज नदी पर है। जबकि टिहरी बांध ये सबसे ऊंचा है, और ये कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर। हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है, ये महानदी पर है, उड़ीसा में। विश्व में सबसे कम आबादी वाला नगर? तो ये वेटिकन सिटी है। शांति का प्रतीक किसे माना जाता है? चलिए, बहुत ही सिंपल है, आप लोग कमेंट करके बताइए। 68 का आंसर शांति का प्रतीक किसे माना जाता है? निम्नलिखित में कौन सा मिलान गलत है? तो समाचार पत्र और प्रकाशन स्थल। तो 69 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? गलत पूछा गया है। तो ली फिगारो पेरिस बिल्कुल सही है। वॉशिंगटन पोस्ट न्यूयॉर्क ये गलत दिया हुआ है, बाकी ये सभी सही है। द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये लग्जमबर्ग में। विश्व मौसम दिवस, देखिए यहाँ पे आ गया दिवस से संबंधित। तो विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को। बॉटनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? तो ये है शिवपुर में बॉटनिकल गार्डन। महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ पर स्थित है? तो राजघाट, चैत्रा भूमि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बहुत ही सिंपल है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। जबकि कथक उत्तर प्रदेश का है, यानी उत्तर भारत। और कथकली मोहिनीअट्टम केरल का है। मैन ऑफ डेस्टिनी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में 75 प्रश्न को ही कवर करेंगे। तो सेशन अगर आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो जाते जाते आप सभी सेशन को एक लाइक ज़रूर करते जाएं।